आइए दोस्तों, तो आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक और वो टॉपिक है हमारा जेनेटिक कोड। तो चलिए आइए देखते हैं जेनेटिक कोड क्या है। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ए न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड। क्लियर हुआ कि जिस टाइम पे रेप्लिकेशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है उस टाइम पे क्या बनता है, जो पुराने वाले न्यूक्लिक एसिड के जरिए नया न्यूक्लिक एसिड बनता है। क्लियर हुआ। Hence, these processes are easy to conceptualize on the basis of complementary। तो इस तरीके से यहाँ से हम कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो रूल है उसके तरीके से आराम से समझ सकते हैं। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। तो कह रहा है जो ट्रांसलेशन मीन्स जो आरएनए की हेल्प से जो प्रोटीन बनेगा। ठीक है, आरएनए की हेल्प से प्रोटीन बनेगा, तो उस प्रोटीन के लिए हमें चाहिए एमिनो एसिड। तो कह रहा है जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है उस प्रोसेस में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड है उस न्यूक्लियोटाइड की हेल्प से क्या बनता है, एमिनो एसिड की फॉर्म में। ठीक है, क्लियर हुआ। ऊपर क्या था, ऊपर तो सिंपल कॉपी बन जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, जो न्यूक्लियोटाइड है उस न्यूक्लियोटाइड का जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट के बेस के हिसाब से एमिनो एसिड अरेंज होगा। अब जिस तरीके से एमिनो एसिड आएगा उसी एमिनो एसिड के सीक्वेंस के बेस पे प्रोटीन का नाम अलग अलग हो जाएगा। क्लियर हुआ। टोटल हमारे पास एमिनो एसिड 20 तरीके का एमिनो एसिड है, वो अभी हम नीचे देखेंगे। ठीक है। अब वो जो 20 तरीके का एमिनो एसिड है उसके अरेंजमेंट के बेस पे प्रोटीन का भी नाम अलग अलग हो जाता है। क्लियर हुआ। Neither does any complementary tree exist between nucleotide and amino acid, nor could any be drawn theoretically। तो कह रहा जो हमारे पास ये जो मतलब प्रोटीन बनाने वाला प्रोसेस यानी ट्रांसलेशन, तो यहाँ पे हम कोई कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ऊपर लगा रहे थे ट्रांसलेशन में या फिर ट्रांसक्रिप्शन में, तो यहाँ पे हम वो कॉम्प्लीमेंट्रिटी वाला रूल नहीं लगा सकते। There existed ample evidence, though, to support the notion that change in nucleic acid were responsible for change in amino acids in protein। ठीक है। This led to proposition of genetic code that could direct the sequence of amino acid during synthesis of protein। तो कह रहा जिस टाइम पे सिंथेसिस होगा प्रोटीन का, सिंथेसिस मीन्स बनना, यानी जब प्रोटीन बनेगा तो वो प्रोटीन किस बात पर डिपेंड करेगा कि ये जो एमिनो एसिड है ये एमिनो एसिड का सीक्वेंस क्या है, और एमिनो एसिड का सीक्वेंस कौन डिसाइड करेगा, वो जो आरएनए में कोडिंग है। ठीक है, अब वो कोडिंग याद आ रहा होगा ना आपको। और इस तरीके से जैसे ये हमारे पास आरएनए है और आरएनए में जो मान लीजिए ये ए हो गया, फिर सी हो गया, फिर जी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद यू हो गया। तो ये क्या था, ये कोडिंग था। अब इस कोडिंग के बेस पे क्या बनेगा, हमारे पास प्रोटीन बनेगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा सा आप सब्र कीजिए, बस कुछ लाइन बाद आपको ईजिली समझ में आना शुरू हो जाएगा। इफ़ डिटरमाइनिंग द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ जीन वॉज वेरी एक्साइटिंग, द प्रोपोजिशन एंड deciphering of genetic code were most challenging। In a very true sense, it required involvement of scientists from several disciplines: physicists, organic chemists, biochemists and genetics। ठीक है, तो कह रहा है ये जो प्रोसेस है देखिए इसमें कई सारे तरीके के साइंटिस्ट चाहिए। It was George Gamow, a physicist, who argued that since there are only 4 bases, कि बेस सिर्फ कितने हैं, 4, and if they have to code for 20 amino acid, the code should constitute a combination of bases। ठीक है, तो हमारे पास बेस तो सिर्फ 4 ही है। अब 4 बेस के
आधार पे हमें 20 तरीके के अमीनो एसिड बनाना है। तो कह रहा है ये फिर कैसे होना चाहिए, ग्रुप में होना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस है, यानी ये जो बेस है ये कॉम्बिनेशन फॉर्म में होना चाहिए। He suggested that in order to code for all 20 amino acids, the code should be made up of 3 nucleotide। तो ये कोड किस फॉर्म में होगा, 3-3 के फॉर्म में होगा। ठीक है, यानी 3-3 जो कोड होगा वो 3 कोड मिला के एक अमीनो एसिड को बनाएगा। जैसे ये है तो ये बहुत सारे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं, जैसे AGACGU। तो इसमें से जो 3-3 के कोड बनेंगे, ठीक है, ये 3-3 के बंच बनेंगे और एक एक बंच एक एक अमीनो एसिड को बनाएगी। दिस वॉज अ वेरी बोल्ड प्रोपोजिशन बिकॉज अ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ, तो अगर हम यहाँ से 4 टू द पावर क्यूब करें, ठीक है, 4 का क्यूब करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 64 कोडॉन। ठीक है, क्लियर हुआ, कितने कोड बनेंगे 64 कोडॉन। तो आइए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। अब ये कोडॉन क्या है, ये सब चीज़ अब थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए, भी आगे समझ में आ जाएगा। जनरेटिंग मैनी मोर कोडॉन्स देन रिक्वायर्ड। तो देखिए अब हमें तो चाहिए 20, लेकिन अब कोडॉन कितने हो जा रहे हैं, कोडॉन मतलब जैसे वो 3-3 का बंच है ना, तो उस 3-3 के एक एक बंच को बोल रहे हैं कोडॉन। तो इस तरीके से हमारे पास जो बंच बनेगा वो बनेगा टोटल 64 बंच बनेंगे, लेकिन एमिनो एसिड तो 20 है। क्लियर हुआ, फिर मामला फंस गया कि कोडॉन तो 64 है लेकिन एमिनो एसिड कितने हैं 20 है। तो इसका मतलब क्या है, कई सारे कोड एक ही एमिनो एसिड को भी बनाएंगे। क्लियर हुआ। प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट द कोडॉन वॉज अ ट्रिपलेट, कि जो कोडॉन होता है वो ट्रिपलेट होता है, यानी कि उसमें जो बेसिस होंगे 3-3 हम लेंगे। वॉज अ मोर डॉटनिंग टास्क द केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय हरगोविंद खुराना वॉज। अब हरगोविंद खुराना हमारे इंडियन वॉज इंस्ट्रूमेंटल सिंथेसाइजिंग RNA मॉलिक्यूल विच डिफाइंड कॉम्बिनेशंस ऑफ बेसिस। ठीक है, फिर उसके बाद एक क्या लिखा हुआ है, मार्शल नीलबर्ग्स सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प टू कोड टू बी डेसिफर्ड सेब्रो ओकिया एंजाइम was also helpful in polymerizing RNA with defined sequences in a template independent manner। तो देखिए ये सारी चीज़ समझने के लिए सबसे पहले आप ये नीचे चेकर बोर्ड समझ लीजिए। ठीक है, तो आपको ईजिली समझ में आएगा, क्योंकि इसको पढ़ाए बिना थोड़ा समझाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए तो सबसे पहले ये फर्स्ट पोजीशन देखिए, ये कॉलम हो गया आपका 4 कॉलम इधर 1 2 3 4। तो आप सीरियल से किसी को भी लिख सकते हैं। तो एक में हो गया UCAG। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर देखिए ज़रा, फिर इधर ऊपर देखिए, फिर इधर भी हो गया U। अब इधर जो सीक्वेंस है इधर भी रख दिए UCAG। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए एक ही जगह पे लिखा हुआ UCAG। क्लियर हुआ। तो अब देखिए हम कैसे कोड बनाएंगे। तो कोड बनाने का तरीका देखिए, आप सबसे पहले यहाँ से ले लीजिए U। तो ये देखिए फर्स्ट कोड बन गया U। ठीक है, फिर सेकंड बनाना है तो फिर U। ठीक है, फिर U, फिर यहाँ से C। तो ये बन गया UC। फिर उसके बाद UA, तो ये बन गया UA। फिर UG, तो ये बन गया आपका UG। ठीक है, कि जिस पोजीशन पे हमें बनाना है उधर से इधर का एक और यहाँ से जो ये देखिए ये मिलेगा। ठीक है, तो इस वाले जो लाइन है, इस लाइन पे अगर आप देखेंगे तो लास्ट में सभी में AA दिखेगा। ठीक है, ये देखिए A।
ठीक है। फिर इसमें देखेंगे लास्ट लाइन में तो आपको सभी में यू दिखेगा, फिर इसमें देखेंगे तो यहाँ से ये सी दिखेगा, फिर इसमें देखेंगे तो सभी में जी दिखेगा। क्लियर हुआ? तो आप कहीं से भी उठा लीजिए, क्योंकि ये तो एक वाला बॉक्स तो मैं बता दिया हूँ, ठीक है। अब बाकी बीच में कहीं से भी एक उठा के हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम मैच करें तो यहाँ से आना चाहिए हमारे पास सी सी, और अगर फर्स्ट वाले इस वाले रो की बात करें तो यू, तो ये देखिए हो गया सी सी यू, फिर सी सी, फिर ये हो गया सी, फिर सी सी ए, तो ये देखिए सी सी ए, फिर सी सी जी, तो ये देखिए सी सी जी, ठीक है। फिर इसके बाद अगर और कहीं पे यहाँ पे अगर इस वाले को पता करना चाहते हैं तो देखिए ए और यहाँ से भी ए, तो ए तीनों ए है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो टोटल हमारे पास 64 बनेंगे। तो ये जो एक एक तीन तीन का सेट बन रहा है ना, इसी को हम बोल रहे हैं कोडॉन। क्लियर हुआ? तो अब देखिए ये जो तीन तीन का कोडॉन है, अगर सीरियल से अगर हमारे पास क्या हो, जो आरएनए के अकॉर्डिंग जो हमारा कोड होगा वो देखिए, अगर सीरियल से यू 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 अगर 3 बार यू है तो हमारे पास क्या बनेगा, PHE, और PHE ये शॉर्ट फॉर्म है फिनाइल एलानिन का। क्लियर हुआ? ये फिनाइल एलानिन एक एमिनो एसिड है जिसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है PHE। फिर इस तरीके से देखिए अगर यहाँ पे UUC है तो फिर तब भी क्या बनेगा, फिनाइल एलानिन ही बनेगा। क्लियर हुआ? अगर UUU है, अगर UUC है तो दोनों ही केस में सेम एमिनो एसिड बनेगा और वो बनेगा फिनाइल एलानिन जिसका शॉर्ट फॉर्म है PHE। फिर इस तरीके से देखिए अगर UUA है तो क्या बनेगा, ल्यूसीन, ठीक है, और उसका शॉर्ट फॉर्म दे रखा है LEU। फिर इस तरीके से अगर UUG है तब भी ल्यूसीन बनेगा, फिर CUU, ठीक है। CUU अगर पता कर रहा है कैसे CUU आया तो देखिए CU और इस रो में इधर से देखिए U, ठीक है, CUU, तब भी ल्यूसीन, यानी यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या बना रहा है, ये ल्यूसीन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए AUU अगर आ रहा है कोड, ठीक है, अगर वो जो कोडिंग आ रहा है AUU तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा एमिनो एसिड बनेगा, वो बनेगा ILE, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है आइसोल्यूसिन। क्लियर हुआ? ILE क्या है, आइसोल्यूसिन। फिर इस तरीके से MET, मिथियोनिन। क्लियर हुआ? ME क्या हो गया, मिथियोनिन। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे SER, सेरीन, ठीक है, और थोड़ा मैं नीचे कर दूँ तो पूरा दिख जाएगा, मिथियोनिन। फिर उसके बाद ये तो हो गया हमारा, देखिए ये जो ग्रुप है ये पूरा क्या बना रहा है, वेलिन। क्लियर हुआ? फिर यहाँ पे देखिए ये सारे क्या बना रहा है, सेरीन। फिर उसके बाद PRO, प्रोलीन, ये देखिए ये प्रोलीन। क्लियर हुआ? फिर यहाँ पे ये THR का फुल फॉर्म है थ्रियोनिन, क्या नाम है, थ्रियोनिन। फिर ये क्या है, ये एलानिन, ALA, एलानिन। फिर TYR, टायरोसिन। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ स्टॉप। स्टॉप मतलब ये हुआ कि ये कोडॉन जैसे RNA है, ठीक है ना, RNA सपोज करिए ये RNA का कोडॉन है, ठीक। तो यहाँ से प्रोटीन आगे बढ़ता हुआ जाएगा और हमारा जो एमिनो एसिड बनता हुआ चला जाएगा। और कहीं अगर यहाँ बीच में UAA या फिर UAG आ गया तो वो तुरंत जो एमिनो एसिड बनाना रुक जाएगा, ठीक है, एमिनो एसिड बनाना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जैसे UAA, UAG और ये देखिए UGA, ये तीनों स्टॉप कोडॉन है। अगर इनमें से कोई सा भी अगर आ गया तो तुरंत प्रोटीन बनना रुक जाएगा। क्लियर हुआ? प्रोटीन नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं एमिनो एसिड। तो सीधी बात, अगर एमिनो एसिड रुक जाएगा तो ऑटोमेटिक प्रोटीन भी रुक जाएगा। क्लियर हुआ? फिर देखिए HIS का फुल फॉर्म क्या है, हिस्टिडीन। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद देखिए GLN लिखा हुआ है और GLN का नाम है ग्लूटामिन। और इधर देखिए GLN है, फिर GLY है, फिर GLU है, ठीक है। तो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से,
तो हमने पढ़ लिया GLN, फिर उसके बाद ASN एस्पैराजीन, ठीक है, एस्पैराजीन ASN हो गया। फिर उसके बाद LYS लाइसिन, फिर ASP ALA, देखिएगा ध्यान से, ASP है एस्पार्टिक एसिड। तो ये देखिए ये जो दोनों कोडॉन है, ये दोनों कोडॉन एस्पार्टिक एसिड बना रहा है, क्लियर हुआ। फिर ये दोनों कोडॉन GLU बना रहा है, और GLU का फुल फॉर्म है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये जो कोडॉन है, ये कोडॉन क्या बनाएगा, CYS, और CYS का है सिस्टीन। फिर उसके बाद ये तो स्टॉप कोडॉन हो गया। फिर TRP आ गया आपका ट्रिप्टोफैन। TRP का फुल फॉर्म क्या है, ट्रिप्टोफैन। फिर उसके बाद ये क्या है, आर्जिनिन। फिर ये नीचे क्या आ गया आपका, ग्लाइसिन, ठीक है। और ये SER तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख रखा है। तो अब देखिए किसी भी पोजीशन का अगर आप इसको इस चेकर बोर्ड को बनाएंगे तो बहुत ही ईजिली बना पाएंगे, नहीं तो इसको वैसे याद रखना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो चेकर बोर्ड में आप काफ़ी ईजिली समझ सकते थे। किसी भी लोकेशन का आप उठा लिए, सपोज करिए मुझे ये वाला बताना है, तो देखिए C पहला यहाँ से उठाना है, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, फिर ये थर्ड पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन में यहाँ से उठाना है, तो C, सेकंड पोजीशन में यहाँ से उठाना है, यानी इसकी सीधाई पे कौन है, A, फिर इसके सीधाई पे इधर से कौन है, U। तो देखिए आ गया ना लोकेशन CAU, तो ये देखिए CAU, ठीक। फिर इसके नीचे वाला चाहेंगे तो CA, फिर यहाँ से C, क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपका चेकर बोर्ड। अब आइए आगे देखते हैं और इसमें क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप गिनेंगे तो टोटल आएगा 64 कोडॉन, ठीक है। अब अगर आप ऊपर का लैंग्वेज पढ़ेंगे तो काफ़ी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। वही देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल हमारे पास कितने कोडॉन आएंगे, 64, ठीक है। तो देखिए ये चार बॉक्स इधर, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, तो टोटल ये तो 4 4 का हो गया 16, ठीक है। अब एक एक में अगेन 4, तो फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 64 कोडॉन, ठीक है, क्लियर हुआ। और वैसे भी अगर क्लियर नहीं हो रहा तो सिंपली आप इतना याद रखिए, टोटल कितने कोडॉन बनता है, 64 कोडॉन बनता है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, 64 कोडॉन बनता है। तो आइए अब इस जो कोडॉन है, इस कोडॉन का थोड़ा सा फीचर पढ़ लेते, इसमें क्या क्या कह रहा है। द एंड फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड आर एज फॉलोज। तो देखिए क्या क्या फीचर है। द कोडॉन इज ट्रिपलेट, तो देख पा रहे होंगे 3 के ग्रुप में है, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, कोडॉन। तो कोडॉन कैसा है, ट्रिपलेट, मतलब 3 है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद 61 कोडॉन्स कोड फॉर एमिनो एसिड, तो 3 उसमें से हमने देखा था स्टॉप कोडॉन था, और बाकी जो 61 यानी 64 टोटल है, तो 64 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 61। तो जो 61 है वो तो एमिनो एसिड बनाता है, और 3 कोडॉन जो होता है वो कोई भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडॉन, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 1 कोडॉन कोड्स फॉर ओनली 1 एमिनो एसिड, कि कोई भी एक कोडॉन क्या बनाएगा, एक एमिनो एसिड को बनाएगा। हेंस इट इज़ अनएम्बिगियस एंड स्पेसिफिक। तो कोई भी एक कोडॉन, ठीक है, कोई भी एक कोडॉन 2 तरीके का एमिनो एसिड नहीं बना सकता, ठीक है। जैसे GUG है तो वैलिन ही बनाएगा। अगर सपोज करिए कि ये जो GUG अगर ग्लूटामिक एसिड भी बनाना शुरू कर दे, तो क्या होगा कि जो ट्रांसलेशन के टाइम पे GUG वाला कोड आएगा, तो हमारा tRNA सोचेगा कि हम ये वैलिन ले जाए या फिर ग्लूटामिक एसिड ले जाए, क्लियर हुआ। कि ये जो कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसीलिए कि कोई भी एक एमिनो एसिड सिर्फ जो कोई कोडॉन है वो कोडॉन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को बनाता है, ठीक है। कोई भी कोडॉन आएगा तो सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को बनाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बना सकता।
नहीं तो ज़्यादा बनाएगा तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा तो प्रोटीन गड़बड़ बन जाएगा, प्रोटीन गड़बड़ बन जाएगा तो बॉडी में भी गड़बड़ी आ जाएगी। क्लियर हुआ? फिर देखिए क्या कह रहा है, सम एमिनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। तो कह रहा है कि कुछ एमिनो एसिड एक से ज़्यादा कोडॉन भी बनाता है, तो कोई बात नहीं, अगर वो कोडॉन आ रहा है तो उतनी बार वो ये एमिनो एसिड बन जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है एक एमिनो एसिड को कई सारे कोडॉन बना सकता है, लेकिन एक कोडॉन कई सारे एमिनो एसिड को नहीं बना सकता। ठीक है, हेंस द कोड इज डिजेनरेट। द कोडॉन इज रीड इन mRNA in a contiguous fashion, there are no punctuations। तो वही कहने का मतलब है कि जो mRNA में है कोडिंग को एकदम एक तरफ से रीड किया जाता है, बीच में कोई पंक्चुएशन नहीं छोड़ते। पंक्चुएशन मतलब ऐसा नहीं कि एक कोडॉन को छोड़ के फिर दूसरा कोडॉन एमिनो एसिड बनाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है जैसे कि ये आपका बेस है। ठीक, तो ऐसा नहीं कि ये 3 बेस ने एमिनो एसिड बना दिया फिर यहाँ से 2 छोड़ देगा फिर आगे की ये 3 बनाएगा, तो यहाँ बीच में कोई पंक्चुएशन नहीं होगा, मतलब बीच में कोई छूटेगा नहीं, एकदम एक तरफ से कोड को रीड करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? द कोड इज नियरली यूनिवर्सल, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन यू कोड फॉर फिनाइल एलानिन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PHE। तो कह रहा है जो कोड है ये यूनिवर्सल है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में है ये सेम ही काम करता है। ऐसा नहीं कि किसी में फिनाइल एलानिन बना रहा है तो किसी में ग्लूटामिक एसिड बना है, ऐसा नहीं है। तो वही देखिए लिखा हुआ है फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, कि अगर हम बैक्टीरिया एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से ह्यूमन मतलब कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हर जगह पे यू जो है फिनाइल एलानिन ही बनाता है। क्लियर हुआ? सम एक्सेप्शंस to this rule have been found in mitochondrial codon and in some protozoan। तो कह रहा है कुछ जगह पे थोड़ा बहुत एक्सेप्शन मिल जाता है। एक्सेप्शन मतलब जैसा होना चाहिए वैसा ना होके कुछ और हो जाता है, तो वो कुछ जगह पे दिख जाता है। वो कहाँ पे है? माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन पे या फिर कुछ प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ याद आ रहा है क्लासिफिकेशन में? चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। AUG हैज़ डुअल फंक्शन। तो AUG का डबल फंक्शन है, 2 तरीके का काम है। इट कोड्स फॉर मिथ्योनिन एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज इनिशिएटर कोडॉन। ठीक है, यानी जो AUG है ये एक तो मिथ्योनिन को भी बनाता है और साथ में क्या करेगा कि ये इनिशिएटर का भी काम करता है। इनिशिएटर मतलब जहाँ AUG मिलेगा कोडिंग उसी लोकेशन से ही स्टार्ट होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये AUG स्टार्टिंग में आया है ना, तो यहीं से स्टार्टिंग होगा और स्टार्टिंग किससे होगा? मिथ्योनिन से ही होगा। क्लियर हुआ? समझ में आई बात कि AUG से ही होगा और मिथ्योनिन से ही होगा। ठीक है, तो इसका 2 काम है। फिर ये नीचे देखिए कुछ एग्जाम्पल दे रखा है और इसके जरिए आपको कोड करना है। क्लियर हुआ? तो देखिए कह रहा है ये आपके लिए क्वेश्चन है, जैसे कि कह रहा है इफ़ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो ये अगर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस दे रखा है mRNA का, तो एमिनो एसिड बनाना है। तो एमिनो एसिड आपको तो याद नहीं हुआ होगा अभी, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि 3-3 का बंच लेना है। ये 3 हो गया, ठीक है, 3-3। तो AUG क्या बना रहा है? अभी हमने यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है AUG बनाता है मिथ्योनिन। तो यहाँ से MET से शुरू हो गया, फिर मिथ्योनिन के बाद यू, तो यू क्या बना रहा है? PHE। तो यहाँ आप लिख दीजिए PHE। ठीक है, फिर UUC। अगर नहीं समझ में आ रहा है आप इसके बाद वाला कोडॉन क्या UUC है, तो इसको उठा के आप ऐसे ऊपर देख लीजिए। ठीक है, UUC कहाँ गया? ये रहा, UUC मिल गया ना। तो ऐसे फिर नेक्स्ट वाला सीक्वेंस देखिए UUC हो गया, फिर उसके बाद फिर अगेन UUC है, फिर उसके बाद क्या है? UUU, फिर UUU, फिर UUC। तो इस तरीके से आप चार्ट में देख के इसका सीक्वेंस अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ये जो यहाँ पे एमिनो एसिड का सीक्वेंस दे रखा है, फिर इस एमिनो एसिड के सीक्वेंस के जरिए आपको बताना है वो जो mRNA का सीक्वेंस बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि अगर आप देखेंगे मिथ्योनिन MET मीन्स मिथ्योनिन, तो कहाँ गया मिथ्योनिन MET। तो देखिए MET, तो MET के लिए हम क्या लगा देंगे AUG, सीक्वेंस क्या हो जाएगा mRNA का AUG, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए PHE लिखा हुआ है, तो PHE सबसे पहला तो हमेशा बिना AUG के तो स्टार्ट ही नहीं हो सकता, तो सबसे पहला हो गया AUG, ठीक है। उसके बाद है हमारा PHE, तो PHE देख लीजिए चार्ट में कहाँ है PHE, तो ये देखिए PHE, तो PHE में आ जाएगा प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे U भी PHE बना रहा है और UUC भी PHE बना रहा है, क्लियर हुआ। यानी जो फिनाइल एलानिन है ये दोनों कोडॉन ही फिनाइल एलानिन बना रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा हमें प्रॉब्लम कि हम UUU लगाए या UUC लगाए, क्लियर हुआ। तो ये उल्टा प्रोसेस बनाना मुश्किल है, ठीक है, क्लियर हुआ। फिर लास्ट में क्या आ गया UUC, क्या आ गया UUC, और लास्ट में UUC क्यों आया, देखिए UUC कहाँ गया UUC, तो ये देखिए वो सॉरी कुछ और ही बता दिया हूँ मैं, तो ठीक है दोस्तों, वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था मैं, यहाँ पे देखिए बताना मुझे ये वाला था, मैं वहाँ पे बता रहा था। तो देखिए सारा PHE है, तो कन्फ्यूज़न क्या आ रहा है, थोड़ा गड़बड़ी या मुश्किल क्या आ रहा है PHE, देखिए दो जगह से PHE बन रहा है, तो हम कौन सा लगाएं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, तो वही क्वेश्चन में भी देखिए आपसे कह रहा है कि डू यू फेस एनी डिफ़िकल्टी इन प्रिडिक्टिंग द अपोजिट, तो हाँ हमें उल्टा प्रोसेस करने में प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में देख लेंगे म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद। और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट करके आगे बढ़ाइए।